वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये एज पर योर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन कह लो, सीबीएसई कह लो या फिर कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, बोलते हैं हम इसे व्हीटस्टोन सेतु। तो आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें जो है हम एक चतुर्भुज की कल्पना करते हैं। तो देखिए ये एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसकी चारों भुजाओं में हमने 4 प्रतिरोध लगाए हैं, पी क्यू आर तथा एस। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा भुजा ए बी के अलावा हमने कौन सा प्रतिरोध लगाया है, पी। भुजा जो बीसी है उसके अलावा हमने कौन सा प्रतिरोध लगाया है, क्यू। फिर जो भुजा एडी है इसमें हमने कौन सा प्रतिरोध यूज किया है, आर। और जो भुजा डीसी है इसमें हमने कौन सा प्रतिरोध लगाया है, एस। तो इस तरह से ये 4 प्रतिरोध है जो हमने समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की 4 भुजाओं में लगाए हुए हैं। बिंदु ए और सी, एक्चुअली बिंदु ए और सी जो है ये विकर्ण का भी काम करते हैं, ये विकर्ण भी हैं। तो बिंदु ए और सी के मध्य हमने एक बैटरी लगाई है जिसका विद्युत वाहक बल ई है तथा इसके साथ पूंजी केवल भी लगी हुई है। उसके बाद में जो दूसरा विकर्ण है जो बिंदु बी और डी में से जाता है, तो बिंदु बी और डी के मध्य हमने एक गैल्वेनोमीटर जिसे हम कहते हैं धारा मापी तथा पूंजी K2 लगाई हुई है। तो ये कंस्ट्रक्शन है व्हीटस्टोन सेतु का। तो इस तरह से व्हीटस्टोन सेतु होता है, सिंपल है कि इसमें हम एक चतुर्भुज की कल्पना करते हैं ए बी सी और डी। इसमें हम 4 प्रतिरोध लेते हैं पी क्यू आर तथा एस। जो 4 भुजाओं, जो समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं ए बी बी सी ए डी तथा डी सी के मध्य हम लगाते हैं। इसके बिंदु ए तथा सी के मध्य हम बैटरी लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल ई तथा पूंजी केवल लगाते हैं। तथा बिंदु बी तथा डी जो दूसरा विकर्ण होता है इसके मध्य हम गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी तथा पूंजी K2 को लगाते हैं। तो ये इसका जो है संरचना है यानी कि कंस्ट्रक्शन है जो हमें शुरू में लिखना है। आप देखेंगे कि बिंदु ए जो है ये बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है और बिंदु जो सी है ये बैटरी के पूंजी K1 के द्वारा जो है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो पूंजी क्या होती है, पूंजी कुछ नहीं, आप इसको जस्ट इमेजिन करिए ऑन ऑफ बटन। तो ये ऑन ऑफ बटन ही होती है कि जैसे कि हम इस बटन को ऑन कर देंगे तो सर्किट शुरू हो जाएगा, और जब बटन ऑफ होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि घरों में अगर बटन ऑफ है तो पंखा नहीं चलेगा, बिजली लाइट नहीं चलेगी। तो उसी तरीके से ये जो सर्किट होता है, जब पूंजी जो होती है खुली होती है तो सर्किट जो होता है ये कैसा होता है, खुला मतलब इस परिपथ में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पर जैसे ही हम पूंजी को दबाते हैं या ऑन करते हैं तो ऐसे ही इस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो ये बिंदु ए जो है धनात्मक विभव पर है, बिंदु सी जो है ये क्या है, ऋणात्मक। इसमें जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये जो ब्रिज होता है, ये जो सेतु होता है, ये संतुलित तब कहलाता है, उसकी प्रतिबद्धता जो है ये होती है जब ये संतुलन की स्थिति में होता है। तो बिंदु बी और डी जो होते हैं ये समविभव होते हैं, अर्थात इनमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। गैल्वेनोमीटर जो होता है धारा मापी, जो हमें धारा की उपस्थिति का पता बताता है इसमें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि धारा मापी में जो होता है पॉइंटर जो होता है, जीरो जो होता है बीच में होता है। अगर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा तो पॉइंटर जो है एग्जैक्ट बीच में आ जाता है और इससे हमें पता चलता है कि इस सर्किट में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो धारा मापी में अगर कोई भी विक्षेप नहीं होता है तो ये संतुलन की स्थिति होती है वास्तव में, यानी कि धारा मापी में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित कब नहीं होती, जब दोनों बिंदुओं के बीच में विभव जो होता है विभवांतर शून्य होता है, यानी दोनों के विभव समान होंगे तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और उसके लिए कंडीशन ये होती है उस स्थिति में P अपॉन Q इज इक्वल टू होता है R अपॉन S। और यही व्हीटस्टोन सेतु की जो है संतुलन की प्रतिबद्धता है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है और यही संतुलन की प्रतिबद्धता है, यानी आवश्यक कंडीशन है व्हीटस्टोन सेतु के, इसके लिए बच्चों संतुलन के लिए।
ये संतुलन की जब स्थिति होती है तो संतुलन की स्थिति के लिए और हमें यही फाइंड आउट करना है कि संतुलन की स्थिति में P अपॉन क्यू, मतलब ये जो रेशियो है P अपॉन क्यू इनका, ये बराबर R अपॉन S के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 और ये जो है ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की प्रतिबद्धता होती है, आवश्यक प्रतिबद्ध होता है, ये होना चाहिए। अब आप एक बात और देखेंगे इसमें कि यदि ये सर्किट जो है ऑफ है यानी ओपन सर्किट है, ठीक है, और इसमें से भी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो प्रतिरोध P और Q है, देखिए ये कुंजी जो है हमने क्या रखी है, अभी ऑफ रखी है, ठीक है, ऑफ रखी है मतलब ये ब्रांच जो है ये कंसीडर नहीं होगी। तो ये इस तरह का रहेगा सर्किट, ये A B C और D, ये P Q R और S। तो जब हमने ये कुंजी जो है K2 इसको खुली रखा है, मतलब हमने सर्किट अभी ऑन नहीं किया है, बटन अभी हमने ऑन नहीं की है, तो उस स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो P और Q है ये कैसे हैं बच्चों, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। P और Q कैसे रहेंगे, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। उसी प्रकार R और S क्या रहेंगे, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। इन दोनों का जो श्रेणी क्रम होगा वो इन दोनों के श्रेणी क्रम के समांतर क्रम में होगा, मतलब P और Q कैसे रहेंगे, श्रेणी। R और S कैसे रहेंगे, श्रेणी, एक दूसरे के, और इनका जो श्रेणी क्रम रहेगा वो R और S के श्रेणी क्रम के समांतर होगा। मतलब इसका सर्किट कैसा बनेगा बच्चों, अगर हम बनाएंगे तो सिंप्लीफाइड अगर हम बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा, है ना। ये PQ, ये RS। अब वैल्यूज नहीं दी हैं तो जनरलाइज स्टेट में हम ये लिख सकते हैं, इसको हम एक प्रतिरोध मान सकते हैं P प्लस Q मान सकते हैं, और इसको हम एक मान सकते हैं प्रतिरोध R प्लस S। तो P प्लस Q और R प्लस S एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, समांतर क्रम। ये कब होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जब हमने कुंजी जो है, जो गैल्वेनोमीटर से लगी हुई कुंजी है, इसको हमने अभी प्रेस नहीं किया है, मतलब गैल्वेनोमीटर भी सर्किट में नहीं है। सर्किट में जो है केवल P और Q जो है श्रेणी क्रम में होंगे, R और S जो होंगे कैसे होंगे, R और S भी श्रेणी क्रम में होंगे, और इन दोनों का जो है श्रेणी क्रम, इन दोनों का श्रेणी क्रम आपस में एक दूसरे के कैसा होगा, समांतर क्रम। तो ये तो कंडीशन थी, ये आप लोगों को सॉल्व करते समय, क्योंकि देखिए आप लोगों को जो रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें कई बार व्हीटस्टोन सेतु आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैक्सिमम टाइम्स व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित क्वेश्चन आते ही हैं रेजिस्टेंस के लिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हमें P अपॉन Q बराबर R अपॉन S जो है फाइंड आउट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। तो अब देखिए हम इसको समझते हैं पहले से, कि जैसे ही, क्योंकि हम मानते हैं कि पॉजिटिव सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जैसे ही विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हुई तो बिंदु A पर जो है आप देखेंगे कि बिंदु A जो है जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर विद्युत धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, ब्रांचेस होती है विद्युत धारा की। तो यहाँ से विद्युत धारा I जो है एंटर कर रही है सर्किट में, और I जैसे ही हम कुंजी के मन को जो है ऑन कर देते हैं, सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। सर्किट स्टार्ट हो जाएगा मतलब सर्किट में करंट बहने लगेगा, और जैसे ही करंट I फ्लो होना स्टार्ट होगा तो वैसे ही हम जानते हैं कि बिंदु A पर यानी पॉइंट A पर जो है ये दो भागों में विभाजित होगा। इट विल डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज I1 एंड I2। और आप जानते हैं कि जो I1 होगा ये किसके अलाउंग फ्लो होगा बच्चों, AB ब्रांच के अलाउंग फ्लो होगा, और जो I2 है ये किसके ब्रांच के अलाउंग फ्लो होगा, AD ब्रांच के अलाउंग। नाम में कुछ नहीं है, आप I1 I2 इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो I1 जो है ये AB ब्रांच के अलाउंग फ्लो होगा, और I2 जो है ये AD ब्रांच के अलाउंग फ्लो होगा। अब आप देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे ये बिंदु B है, जैसे हमने बिंदु A पर कहा, लिख देती हूँ मैं इसको, आप लोगों को दिक्कत ना हो। बिंदु A पर विद्युत धारा I दो भागों में बढ़ गई, I1 और I2। I1 किस में से फ्लो हो रही है बच्चों, AB ब्रांच में, और I2 किस में फ्लो हो रही है, AD ब्रांच में, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही विद्युत धारा है पॉइंट B पर पहुंचे, ठीक है, फिर ब्रांचिंग है यहाँ पर देखिए आप, पॉइंट B ये है
और यहाँ हमें दो ब्रांचेस मिल रही हैं, ये गैल्वेनोमीटर है और ये क्यू है। तो दो ब्रांचेस से ये भी जंक्शन है, तो विद्युत धारा का कुछ भाग जो है गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होगा इसलिए हम उसको आईजी बोलते हैं। देखिए, क्योंकि ये I1 धारा ही जा रही है, I1 धारा आप दो भागों में बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि I1 जैसे ये AB के अलाउंग चली, I1 ही है ये, I1 जो है बिंदु B पर अब दो भागों में बढ़ जाएगी। कौन सी दो भाग बच्चों? जैसे गैल्वेनोमीटर यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है, तो गैल्वेनोमीटर है इसलिए हम उसको IG कहते हैं। G सफिक्स जो है केवल इसलिए फॉर गैल्वेनोमीटर, G फॉर गैल्वेनोमीटर है ना, धारा मतलब। तो इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी कितनी? IG। भाई देखिए, I1 में से IG तो इसमें से फ्लो हो गई, तो अब बचेगी कितनी? I1 माइनस IG, इतनी बचेगी। तो ये किस में से फ्लो होगी? Q में से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो I1 आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को, क्योंकि ये दो ब्रांचेस हैं, इनमें इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें I1 विद्युत धारा प्राप्त होनी चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर में से कितनी प्रवाहित हो रही है? IG। तो ऑफकोर्स ये जो Q है इसमें से कितनी प्रवाहित होगी? I1 माइनस IQ। ठीक है, तो इसमें से कितनी प्रवाहित होगी? I1 माइनस IQ। और गैल्वेनोमीटर में से कितनी होगी? IG। तो ये किसके लिए बच्चों? बिंदु B के लिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बिंदु B पर। ठीक है, ब्रांच जो है BC, इसके अलावा क्या बहेगी? I1 माइनस IG। और ये जो ब्रांच BD है इसके अलावा कौन सी बहेगी बच्चों? IG। ठीक है, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको I1 ही प्राप्त होगी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि I1 ही जो है दो भागों में बट रही है, क्योंकि दो ब्रांचेस है, तीन होगी तो तीन ब्रांचेस में बटेगी, क्योंकि दो ब्रांचेस है तो दो ब्रांचेस में बढ़ेगी। अब आप देखिए यहाँ पर बिंदु D पर ये जो AD ब्रांच के अलावा I2 धारा बह रही है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु D पर फिर अगेन वो जंक्शन पॉइंट है। तो बिंदु D पर ये यहाँ की कौन सी धारा आ रही है? ये वाली आ रही है I2 और इधर वाली आ रही है IG। तो ये दोनों बिंदु D पर मिल जाएंगे। तो बिंदु D पर धारा कितनी रहेगी? I2 प्लस IG, जो प्रतिरोध S में से प्रवाहित होगी। जो किस में से प्रवाहित होगी? प्रतिरोध S में से। यानी प्रतिरोध S में से कितनी धारा प्रवाहित होगी बच्चों? ये I2 प्लस IG, क्योंकि ये फिर अगेन जंक्शन पॉइंट है। तो बिंदु D पर, इसको भी हम लिख लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। बिंदु D पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कौन सी दो धाराएं मिल रही है? एक तो गैल्वेनोमीटर में से आने वाली और ये AD में से, मतलब जो R प्रतिरोध में से बह रही है I2 धारा, ये दोनों मिल जाएंगे। तो इसको मतलब AD की धारा I2 और BD मतलब गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, तो इसकी धारा IG। तो टोटल बिंदु D पर धारा कितनी रहेगी? I2 प्लस IG। ठीक है ना, बिंदु D पर कितनी धारा रहेगी? I2 प्लस IG, जो प्रतिरोध S में से बहेगी। ठीक है, अब देखो S में से कितनी बही? I2 प्लस IG। Q में से कितनी बही? I1 माइनस IG। बिंदु C अगेन जंक्शन पॉइंट है, बिंदु C पर ये दोनों धाराएं जो है I1 माइनस IG और I2 प्लस IG मिल जाएंगी। और बिंदु C पर हमें कुल धारा कितनी प्राप्त होगी? I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 बराबर कितना है? I, क्योंकि I दो भागों में बट रहा है। तो जितनी बैटरी से पॉजिटिव सिरे से चली थी उतनी नेगेटिव सिरे पर वो एंड होगी। तो बिंदु C पर धारा कितनी होगी? I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। धारा कितनी मिलेगी हमें? I1 माइनस I1 प्लस I2 बराबर I। मतलब यहाँ पर जो है धारा कितनी रहेगी? I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 बराबर ही क्या है बच्चों? I, क्योंकि I दो भागों में विभाजित हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जैसे ही पॉजिटिव सिरे से विद्युत धारा I प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, इसकी दो ब्रांचेस हो जाएंगी, I1 और I2। AB के अलावा बहेगी I1 और AD के अलावा बहेगी I2। फिर अगेन बिंदु C जो है जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर विद्युत धारा फिर दो भागों में विभाजित होगी, गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली IG और बची हुई बिंदु मतलब BC ब्रांच के अलावा या प्रतिरोध Q में से बहने वाली I1 माइनस IG। अब यहाँ बिंदु D अगेन जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर IG धारा और ये I2 धारा मिल रही है, इसलिए प्रतिरोध S यानी ब्रांच DC में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? I2 प्लस IG। अब बिंदु C जो है अगेन जंक्शन पॉइंट है, इस पर ये दोनों धाराएं और ये धारा मतलब DC और BC में बहने वाली धारा मिलेंगी, यानी I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG मिलेंगे। तो यहाँ टोटल धारा हमें कितनी मिलेगी? I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 जो है बराबर I है, मतलब जितनी धारा जो है चली है उतनी धारा जो है नेगेटिव पर एंड होगी। ठीक है, तो ये था इसके लिए कि इसमें किस तरीके से विद्युत धारा ब्रांचेस की ब्रांचिंग होती है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि इसको हम P/Q = R/S इसको हम फाइंड आउट करेंगे।
तो इसके लिए हम किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसको यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिए कि हम लोगों ने जो नियम देखे थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें लेना है, एक बंद लूप लेना है, ईएमएफ बराबर समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर लेना है। तो हम यहाँ पर ब्रांच ले रहे हैं ए डी बी ए। बंद लूप कौन सा ले रहे हैं हम बच्चों? ए डी बी ए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है ये, देखिए ये पी, ये क्यू, ए डी। देखिए बुक्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान के उन्होंने पॉजिटिव माना है, पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने, चूंकि आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव माना है, मैंने आप लोगों से पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, पर फिर हमें सभी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानने पड़ेंगे। पर आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए, चूंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज के रूप में ही पढ़ा था, बुक्स में क्लॉकवाइज के रूप में भी दिया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। उन लोगों ने बंद लूप ए बी डी ए लेके करा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। हम वैसे भी देख सकते हैं, पर चूंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा है इसलिए मैं आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज ही बता रही। तो देखिए बंद लूप ए डी बी ए में, इसमें से कितनी, इसका प्रतिरोध है आर, इसका कितना है बच्चों पी, और इसका प्रतिरोध जो है जी। देखो धारामापी का प्रतिरोध हम बहने वाली धारा आई जी बोलते हैं और प्रतिरोध को हम जी बोलते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध की तरह ही कार्य करता है, इसको हम अब प्रतिरोध के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I2, इसमें से I1 और इसमें से IG। एक बात समझिए आप कि देखिए इसकी डायरेक्शन हम ऐसे चल रहे हैं, घड़ी के सुइयों की चलने की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। तो देखिए अब इस दिशा में I2 जो है ऐसे बह रहा है, I2 ऐसे, मतलब वो उसी दिशा में बह रहा है जैसे हम जा रहे हैं, तो I2 क्या रहेगा? पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखिए, इसमें कहीं पर भी आपको बैटरी दिख रही है बिंदु ए डी बी ए के बीच में, ए सी के बीच में लगी है, पर सी पॉइंट हम ले ही नहीं रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ईएमएफ ई बराबर कितना रहेगा? 0। मतलब ई हमें लेना ही नहीं, समझ गए ना? ई हमें यहाँ पर लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बैटरी है ही नहीं। देखिए ये I2 क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए I1 ऐसे बह रहा है, आप समझिए ऐसे बहेगा वो, मतलब घड़ी की दिशा में चलेगा वो I1, तो I1 क्या रहेगा? नेगेटिव। इसी तरह से IG भी कैसे बहेगा? ऐसा, आप समझेंगे, तो वो क्लॉकवाइज दिशा में बहेगा, तो IG भी क्या रहेगा बच्चों? नेगेटिव। अब हम सूत्र लिखते हैं किरचॉफ का। किरचॉफ का सूत्र होता है, द्वितीय जो नियम होता है, समेशन E इज इक्वल टू आई आर। पर समेशन ई तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि यहाँ विभव तो है नहीं, बैटरी जुड़ी ही नहीं है इन बिंदुओं के बीच में, तो आई आर हमें लिखना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I2 पॉजिटिव, I2 इंटू क्यू पॉजिटिव। अब देखिए इसके बाद IG इंटू जी, क्योंकि विद्युत धारा और उसका प्रतिरोध, तो ये क्या आएगा? माइनस, फिर माइनस I1 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 0। तो इसको हम पहला सूत्र कह लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला सूत्र है। तो ये बंद लूप किसके लिए है? ए डी बी ए के लिए। अब हम दूसरा लूप ले रहे हैं। दूसरा लूप कौन सा लेंगे हम? बी डी सी बी। मैं यहाँ चित्र बना देती हूँ, इसको हम प्रतिरोध मान लेते हैं गैल्वानोमीटर का जी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये बी, ये डी, ये सी, और दूसरा बंद लूप हम कौन सा ले रहे हैं बच्चों? बी सी डी, सॉरी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है ऐसे, ठीक है। तो हम बंद लूप ले रहे हैं बी डी सी बी। बंद लूप कौन सा? बी डी सी बी है। तो देखिए यहाँ पर धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? आई जी। यहाँ कौन सी प्रवाहित हो रही है? I2 प्लस आई जी, है ना, ये प्रतिरोध है S। यहाँ कितनी हो रही है? I1 माइनस आई जी, और ये क्या है? Q। अब आप देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होंगी, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे, वो पॉजिटिव। तो देखो IG ऐसी बह रही है IG, तो इसलिए IG क्या रहेगी? पॉजिटिव। अब आप देखिए I2 प्लस आई जी, ठीक है। I2 प्लस आई जी भी क्या रहेगी बच्चों? क्योंकि वो देखिए ऐसी बह रही है ना, ऐसे ही हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या रहेगी? ये भी पॉजिटिव रहेगी।
लेकिन आप देखेंगे कि I1 माइनस IG ऐसी बहेगी, ऐसी, तो इसीलिए I1 माइनस IG क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर भी इन बिंदुओं के बीच में कहीं पे भी विद्युत विभव है ही नहीं, बैटरी लगी नहीं है, इसलिए समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR में यहाँ पर भी E बराबर क्या रहेगा, 0 इस लूप के लिए। अब हम समेशन लिखते हैं सूत्र, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कि BD के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो IG इंटू जी विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो ये धनात्मक है। फिर उसके बाद में I2 प्लस IG इंटू S, माइनस I1 माइनस IG इंटू क्या लेंगे बच्चों हम, Q इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0। और ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिले हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं I2Q सॉरी ये I2R है, हमसे ये I2R था, ये पहले लूप के लिए हम देख रहे थे ADBA के लिए, तो ये I2R था, हमने गलती से Q लिख दिया। I2R माइनस IG माइनस I1 P इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। दूसरा भी हमने बनाया है IG प्लस I2 प्लस IG इंटू S माइनस I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 होता है, इसको हमने दूसरा इक्वेशन बनाया। संतुलन की स्थिति में ब्रिज जब संतुलन होगा तो IG धारा मापन में कोई विक्षेप नहीं होता है, IG यानी गैल्वानोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उस स्थिति के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर IG बराबर 0 रखेंगे हम दोनों इक्वेशन में, तो I2R यहाँ 0 रख देंगे तो माइनस I1 P इज इक्वल टू 0। और उसी प्रकार से यहाँ आप जहाँ जहाँ IG है वहाँ 0 रखें, तो ये तो 0, ये 0, ये 0, तो ये क्या आएगा I2S माइनस I1 Q इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0। अब हम साइड बदल देते हैं, I2R इज इक्वल टू I1 P और यहाँ आएगा I2S इज इक्वल टू I1 Q। ठीक है, LHS को RHS कर देते हैं क्योंकि हम P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S लिखते हैं, इसलिए तो हम इसको I1 P इज इक्वल टू I2R लिख देते हैं और इसको I1 Q इज इक्वल टू I2S लिख देते हैं। इसको हम 3 कहेंगे और इसको हम 4 करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 गिव्स, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसको डिवाइड अगर हम कर देंगे तो I1 कट गया और I2 भी कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और अगर इनका अनुपात मतलब P अपॉन Q का अनुपात R अपॉन S के अनुपात के बराबर है, तो इस स्थिति में ब्रिज जो होगा संतुलित अवस्था में कहलाएगा और इस स्थिति में जो है धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा, ये शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है, इसे नल डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जब आप लोग करोगे मीटर सेतु वाला, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पोटेंशियोमीटर और विस्टोन मीटर सेतु वाले एक्सपेरिमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वहाँ पर एक्चुअली आप लोग जो प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यही वाली जो है कंडीशन लागू होती है और इस तरीके से हमने P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S फाइंड आउट किया है। किरचॉफ का सेकंड लॉ हमने यूज किया है, पहले हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा है, फिर धारा का विभाजन देखा है और फिर 2 बंद लूप लेकर इसको सॉल्व किया है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S कैसे आता है। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है विस्टोन सेतु। थैंक यू स्टूडेंट्स।